दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस क्लास में 28 जुलाई 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा और तमाम जानकारी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एकदम विस्तार पूर्वक हम आपको देने वाले हैं। तो पूरे क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा। करंट अफेयर्स में अगर कोई दिक्कत हो रही है, अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने रहे हैं स्ट्रेटजी बनाने में या फिर पढ़ने में, या फिर कोई भी सवाल आपके मन में हो, तो बेझिझक हमें पूछिएगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, या फिर ऑफिस वाला जो नंबर है वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में जो एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी विधेयक या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य, यहां इस संदर्भ में आपको देखना है, यह पूछा गया कि चौथा राज्य कौन सा है। अच्छा, अगर मैं इस सवाल में आपको यह कहूं कि अगर आप इसके बारे में नहीं भी पढ़े हैं तो फिर भी जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका आंसर एकदम 100% सही कर पाएंगे। तो जरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आइए देखते हैं कैसे। अब यहां पर इस पैटर्न पे जो अभी हम अपनाने वाले हैं, देखिए हम किस रूप में से हल कर रहे हैं। पहली बात यहां आपको यह ध्यान रखना, गौर करना है, प्रश्न में देखिए उत्तराखंड, गुजरात और असम ये तीन राज्य हैं जहां पर ये पहले से मतलब पारित हो चुके हैं। अभी यहां देखिएगा कि विकल्प जो आपको दिया गया है उत्तराखंड और गुजरात, इस विकल्प में दिखेगा ये है उत्तराखंड और ये है गुजरात। मतलब यहां साफ है कि ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रथम दो राज्य है, हमें चौथा पूछा गया है। और वहीं दूसरी ओर विकल्प नंबर बी में जो बिहार है, दोस्तों बिहार के संदर्भ में भी अभी मौजूदा समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बिहार में कोई चर्चा नहीं है, तो वैसे भी ये बिल्कुल यहां औसत हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं है। तो बचा कौन? तो मध्य प्रदेश, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए हो गया ना हल। तो कई बार इस तरह की भी प्रक्रिया अपनाइएगा। यहां पर एलिमिनेशन मेथड का हमने यूज किया है और ऐसे भी एग्जाम में सवाल को हल किया जा सकता है। हालांकि हर बार ये आपको एकदम सटीक जगह तक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी कई जगह ये चीजें काम करती है। अब देखिए इसको लेकर जो मैंने आपको पढ़ाया था, पहला राज्य है उत्तराखंड, 27 जनवरी 2025 को यहां पर लागू हो चुका है। बाकी गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में ये अभी पारित हुआ है, लागू अभी नहीं हुआ है। इसको लेकर तमाम जानकारी हमने अच्छे से पिछले क्लास में आपको दिया है। कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, तैयारी बेहतर होगी तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब के समय में एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो बहुत टफ होते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम लोग चल भी रहे हैं। अभी प्रश्न की गुणवत्ता जो आप देख रहे हैं कंटिन्यू, कितना मजा आ रहा है और कितने कठिन स्तर के प्रश्न आपको हम बतला रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये एप्लीकेशन आप सभी के लिए तैयार है। वीएम ऑनलाइन लर्निंग प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले ही प्रश्न में देखिए यहाँ कितना कठिन स्तर का आपको बुझा रहा है, मतलब कितना कठिन आपको दिख रहा है, लेकिन वास्तव में अगर जानकारी आपके पास हो, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आप तैयार रहिए, जानकारी अगर आपके पास होगी तो निश्चित तौर पर आप हल करके आ पाएंगे, वो भी बिल्कुल सही सही। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीपीएस, इसका जो पूरा नाम होता है फुल फॉर्म राइट टू पब्लिक सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आरटीपीएस की हालिया राज्य स्तरीय रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए कथन एक कहता है कि बांका जिला आरटीपीएस सेवाओं के क्रियान्वयन में पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर रहा है। जो रिपोर्ट अभी जुलाई 2026 में आई है, इसके आधार पर तो ये बिल्कुल ही सही है। दूसरा कथन देखिएगा, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीपीएस एक्ट 2011 का उद्देश्य, एक्चुअली इसकी जो शुरुआत हुई थी ना 15 अगस्त 2011 को ही हुई थी। तो इसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं जो मतलब होती है, सरकारी सेवाएं नागरिकों के लिए, तो सरकारी सेवाओं के संदर्भ में यहां पर यह लिखा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर वो उपलब्ध हो। मतलब जो भी सेवाएं, जैसे मान लीजिए कोई प्रमाण पत्र, मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र हमें बनवाना है, तो उसके लिए एक निर्धारित समय सीमा है, तो वो चीजों का प्रावधान इसमें है। तो बेसिकली यहां देखिए कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। अब यहां हम देखने का प्रयास करेंगे कि कथन 1 और 2 किसमें सही लिखा गया है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प नंबर सी में भी है, विकल्प नंबर डी में है, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। क्योंकि यहां देखिए
एक और दो दोनों सही है, लेकिन कथन दो जो है एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ये दोनों पॉइंट अपने अपने जगह सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या अभी नहीं कर रहा है इस स्थिति में। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? विकल्प नंबर डी होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को लेकर तैयार रहिएगा, एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। अब वही सारी जानकारी आपके बीच हमने रखा है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीपीएस एक्ट 2011 का उद्देश्य नागरिकों को यानी कि राज्य के नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना है। मतलब यहां इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से लागू हुआ? 15 अगस्त 2011 को नीतीश कुमार के कार्यकाल में। मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाना है। अब जरा यहाँ गौर कीजिएगा, इस पर आधारित अभी हाल ही में एक राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी हुई जिसमें कि बांका जिला प्रथम स्थान रहा। आरटीपीएस सेवाओं के क्रियान्वयन में जो उपलब्धि बांका को हासिल हुई है, इसमें क्रेडिट जाता है यहाँ के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल को, जो इनके नेतृत्व में कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बांका जिला की अगर हम बात करें तो बांका जो अस्तित्व में आया था एक जिला के रूप में, ये भागलपुर से अलग हुआ था 21 फरवरी 1991 को। हमने यहाँ देखिए लिखा भी है ना। अब एक चीज और समझिएगा कि बिहार में इस समय 9 प्रमंडल है, और इसको याद रखने का एक ट्रिक मैंने आपको दिया था। पूसा को मुंबा दंपति, ये एक ट्रिक है। पूसे पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मु से मुंगेर, भा से भागलपुर, द से दरभंगा, मौ से मगध, पौ से पटना, ती से तिरहुत। अब जब याद कर लेंगे, 2-4 बार रट लेंगे से, तो मुंह आपको याद हो जाएगा। और यहां पर इसलिए हम आपको बतला रहे हैं क्योंकि भागलपुर जो अभी मैंने चर्चा किया प्रमंडल के रूप में, ये बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है। इसमें 2 जिले हैं, एक तो स्वयं भागलपुर एक जिला है, दूसरा है बांका। तो फिलहाल इतनी बातें यहां आपको ध्यान रखना है। और रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जो आरटीपीएस की हमने चर्चा किया है, उसको लेकर ये जरा गौर कीजिएगा, ये याद रखिएगा कि इसे कब बिहार सरकार ने लागू किया था। मतलब यहां पर आपको यह ध्यान रखना कि 15 अगस्त वर्ष 2011 को यह लागू किया गया था। किस उद्देश्य से? तो ये सारी चर्चाएं यहां देखिए लिखा हुआ भी, हमने अभी तमाम चीजें आपको बतलाया है। फिलहाल हम चलते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले जरा हम ये देखने का प्रयास करते हैं, अभी जो हम चर्चा किए हैं यहां पर जरा मैप को देखने का प्रयास कीजिए। आइए हम बड़े वाले मैप पर देखते हैं ना, इस पर देखने का प्रयास करते हैं कि बांका कहां पर है। ये रहा बांका, जो कि भागलपुर प्रमंडल का एक हिस्सा है। भागलपुर प्रमंडल में एक तो भागलपुर है और दूसरा है बांका। अब दोस्तों मैप पर हम इसको देख ही लिए हैं, तो जरा ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो बिहार का ये मैप है, एक्चुअली भौगोलिक रूप से बिहार की चौहद्दी क्या है। तो उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। अब जरा एक चीज और यहां समझने का प्रयास कीजिए कि अगर हम देखें कि सबसे उत्तरी जिला बिहार का कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला बिहार का है पश्चिमी चंपारण, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा जिला है। और एक यहां पर यह भी ध्यान आपको रखना है कि एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार का यहीं पर है, पश्चिमी चंपारण में। सबसे दक्षिणी जिला अगर हम बिहार की बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला बिहार का है गया। सबसे पूर्वी जिला बिहार की अगर हम करें तो किशनगंज है, और वहीं सबसे पश्चिमी जिला बिहार की अगर हम बात करें तो कैमूर है। इस चीज को ध्यान रखिए, यहां बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है, इसको रिसेंटली मंजूरी दिया गया था। तो इतनी चीजें ध्यान आपको रखना चाहिए, सवाल अमूमन यहां से बनते हैं। आइए आते हैं अगले सवाल पर। ग्लासगो स्कॉटलैंड खेल 2026, यहां पर एक चीज मिस है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ये राष्ट्रमंडल खेल बोल लीजिए या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स बोल लीजिए, ये इसका 23वां एडिशन है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की आधिकारिक पदक तालिका में भारत का पहला पदक, ध्यान दीजिए, भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने किस स्पर्धा में जीता, जो बेसिकली नालंदा बिहार के निवासी हैं। अभी तो पहले ये जान लीजिए इस खिलाड़ी का नाम क्या है, तो नाम है झंडू कुमार, और पुरुष हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने ये खिताब जीता, जो कि इस प्रतियोगिता में भारत के मतलब पदकों की शुरुआत मतलब यहां से हुई, यानी कि पहला पदक था। झंडू कुमार को आप यहां तस्वीर में देख रहे हैं, जरा गौर कीजिए दोस्तों, ये शख्स पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, और ये मैं पर्सनली नहीं जान रहा हूं, इनकी माता जी के एक इंटरव्यू वायरल हुई है इन दिनों, आप वहां पर देखे होंगे। मतलब ये सारी चीजें वो बयां कर रहे हैं कि पढ़ने लिखने में कमजोर था, मन नहीं लगता था। अपने जीवन में इन्होंने सब्जी बेचने का कार्य किया, देख रहे हैं आलू प्याज यहां आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब हौसला बुलंद हो तो उपलब्धियां जरूर मिल जाती है। तो ये प्रयास इन्होंने बरकरार रखा, और केवल यही पुरस्कार नहीं,
मैं आपको 2022 से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है कितनी बार हमने झंडू कुमार को लेकर चर्चा किया है। ये याद रखिए, ये गौरवान्वित किया है बिहार को पूरे देश में। और यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है यही विकल्प नंबर डी, ये नालंदा के रहने वाले हैं, हरनौत प्रखंड के। आइए यहां पर कुछ चीजें आपके बीच हम रख दें। अच्छा, जो पदक यहां पर इन्होंने जीता है ना, ये कांस्य पदक है। यहां पदक को लेकर चर्चा नहीं किया गया ना। भारत का पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता, तो झंडू कुमार ने। किस स्पर्धा में, तो ये ये कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हालांकि इस प्रतियोगिता में मीराबाई चानू जो मणिपुर की है, उन्होंने गोल्ड मेडल की मतलब भारत को दिलाया है। और इस प्रतियोगिता में भारत का पहला गोल्ड मेडल है। ये चर्चा हम कल करेंगे विस्तार में। फिलहाल यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, तो जरा यहाँ गौर कीजिए कि बिहार शरीफ के प्रतिभाशाली दिव्यांग खिलाड़ी झंडू कुमार का चयन है ना, झंडू कुमार का चयन इस प्रतियोगिता के लिए हुआ था। और ये जानकारी हमने विस्तार पूर्वक आपको दिया था। कुछ और भी प्रतियोगिता के संदर्भ में इनको लेकर यहाँ एक दो पॉइंट में जानकारी है, आप लोग इसे देखिए। और वहीं दूसरी ओर बात करें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो आयोजन है 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड ग्लासगो में किया जा रहा है। और ग्लासगो चौथी बार इस राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कर रहा है। अच्छा, भारत एकमात्र बार किया है, 19वां राष्ट्रमंडल खेल है ना, 19वां कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2010 में नई दिल्ली में, केवल एकमात्र बार भारत इसकी मेजबानी किया है। लेकिन 2030 को लेकर अहमदाबाद एक मजबूत दावेदार शहर है। इसको लेकर अभी हाल ही में लेटर ऑफ इंटरेस्ट भी भारत ने जारी किया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी कुछ चीजें आपको हम ये बतला दें कि जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल था वो बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। भारत 61 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा था। ये भारत का राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, है ना। ध्यान रखिएगा, इस बार भी भारत एक अच्छे पोजीशन पर रहेगा और हम आपको डिटेल में जानकारी इसको लेकर देंगे। अच्छा, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था पैरी द बुल। आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए। अच्छा, यहाँ पर पैरी द बुल को आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये वाला राष्ट्रमंडल खेल 2026 वाला, इसका शुभंकर क्या है? जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। आते हैं हम अगले सवाल पर। ब्रिक्स 2026 की भारतीय अध्यक्षता के तहत पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा यानी कि ट्रेडिशनल, कंप्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ है? इस सवाल का राइट आंसर होगा चंडीगढ़ में। अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। आप लोग जानते हैं कि इस समय जो ब्रिक्स की कमान है वो भारत के पास है। ब्राजील में जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ रियो डी जेनेरियो शहर में, उसके बाद कमान मिली है भारत को। तो भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 कहते हैं, ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। अब ब्रिक्स को लेकर मतलब भारत की अध्यक्षता में ही चंडीगढ़ में ये आयोजित हुआ है। इसको लेकर तमाम जानकारी आप यहां देख रहे हैं कि भारत की ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत 21 जुलाई को चंडीगढ़ में यह पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ। जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ में आयोजित 4 दिवसीय ब्रिक्स हेल्थ ट्रैक कार्यक्रम का एक हिस्से के रूप में इसका आयोजन हुआ है। मूल बात यहां पर यह है कि जो भारत के पास ब्रिक्स की कमान है, जो इसका थीम है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, ये क्या? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इस थीम पर ये आयोजन अभी हुआ है। अब यहां पर वो सारी चीजें इसको लेकर लिखा गया है, तो इसे जरा गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आपको देखने को मिलेगा कि इसी के पश्चात 23 से 24 जुलाई 2026 को 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक यहां पर चंडीगढ़ में ही आयोजित हुई है। तो इतनी बातों को ध्यान आपको रखना है। अच्छा, जो बात हम कर रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, दोस्तों अभी हाल ही में इसको लेकर इसका लोगो जारी किया गया था, है ना। आप यहां पर देख रहे हैं नमस्ते की मुद्रा में, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी हुआ था। यहां आप देख रहे हैं थीम और लोगो, सॉरी गृह मंत्री अमित शाह नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा, मैं यहां थोड़ा मिस कर रहा था, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ये नमस्ते मुद्रा में ये लोगो लॉन्च किया गया। और यहां पर जो विभिन्न कलर आप देख रहे हैं ना, ये सदस्य देशों को ये इंगित कर रहा है। ये चौथी बार होगा जब भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हालांकि अभी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा इस पर गौर कीजिए कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसका थीम क्या था? और 18वां जो होगा वो भारत की मेजबानी में होगा और इसका थीम यहां निर्धारित है। हालांकि ये खास करके
तिथि का भी निर्धारण नहीं हुआ कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये किस तिथि को होगा, अभी तक फिलहाल ये क्लियर नहीं है। लेकिन ब्राजील के बाद कमान मिली है 1 जनवरी 2026 को भारत को, ब्राजील से। इतनी बातें ध्यान रखिए। अब ब्रिक्स चौथी बार इसकी मेजबानी करेगा, तो इससे पहले 2012, 16 और 2021 में मेजबानी कर चुका है। इतनी बातें फिलहाल यहां ध्यान रखिएगा। चलिए सीधे चलते हैं आप यहां पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको मैंने कल भी बोला था कि अभी इस मंथ के एंड में आप सभी के लिए बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर तमाम कोर्स और टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी छूट है, लंबे समय के बाद ये ऑफर आई है। आप लोग इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कोर्स लेंगे, इस कूपन कोड को अप्लाई कर दीजिएगा, 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जैसे यही वाले कोर्स है करेंट अफेयर्स का, इसमें ये आपको फायदा मिलता है कि कोर्स की वैलिडिटी कभी समाप्त नहीं होती है। जितने दिनों का आपका प्लान पैकेज रहेगा उतने दिनों तक ये वैलिड रहेगा, मतलब उतने दिनों तक आप इसका लाभ ले पाएंगे। और अब तक मैंने 2022 से जो आपको पढ़ाया, जो भी मटेरियल आपको मैंने दिया है, वो सभी इसमें आपको मिल जाएगा। तो कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा BM50। यहां तो ये रेगुलर कूपन है नए अभ्यर्थियों को लेकर, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है कौन सा, तो ये BM50। अभी जो ये सारे कुछ PDF आए हैं ना, ये सभी आपको इसी में मिल जाएगा। आप चाहें तो BPSC वाला भी ले सकते हैं कोर्स, या फिर करेंट अफेयर्स का जो विजेता बैच है इसमें भी ये चीजें आपको मिल जाएगी। कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। और ध्यान रखिए ये ऑफर जल्द 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल है 22 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर मैसिडोनिया के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा स्कोपिये, जहां पर मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। बेसिकली ये जगह वही, मतलब जगह है, वही शहर है जहां पर मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। अभी हम चर्चा करेंगे। तो यहीं पर महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी 3 देशों के आधिकारिक दौरे पर थे। अब ये डेट भी याद रखिएगा, अमूमन इस तरह के पैटर्न वाले सवाल एग्जाम में बनते हैं। 19 से 25 जुलाई 2026 तक मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की आधिकारिक दौरे पर थे। इसी दौरान 22 तारीख को यहाँ पर मैसिडोनिया के स्कोपिये शहर में, मतलब यहाँ एक संग्रहालय है, इसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों अभी मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं जरा गौर से सुनिएगा। अब यहाँ पर जो आप चीजों को देख रहे हैं, जो शहर है स्कोपिये, यहाँ पर वर्ष 1963 में एक विनाशकारी भूकंप आया था, मतलब अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद यहां पर एक खास करके रेलवे स्टेशन था, मतलब वो पूरी तरह से 80% रेलवे स्टेशन का जो ढांचा था वो एकदम ढह गया था। तो यहाँ की सरकार ने ये सोचा कि इसे नए सिरे से गठित करने के बजाय इसे एक म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया जाए। तो यहाँ पर इसी शहर के नाम पे एक म्यूजियम बना है, ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये जो शहर है ना एक ऐतिहासिक शहर है, इसे मूर्तियों का भी शहर कहा जाता है ना। यहाँ देखिए हमने लिखा भी है, और जिसमें आपको एक ये भी पॉइंट याद रखना है कि मूर्तियों का शहर तो कहा जाता है, इसमें एक सिकंदर महान की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस लिहाज से इसकी विशेषताओं में ये चीजें ध्यान रखिएगा। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में यही शहर में हुआ था, और इन्हीं के सम्मान में यहाँ पर एक मेमोरियल हाउस भी बनाया गया है मदर टेरेसा के नाम पर। मदर टेरेसा आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल आपके बीच हमने रखा है जो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ यहां से जरूर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले। तो यहां पर पहला पॉइंट इनके जन्म को लेकर है, अभी हम चर्चा कर चुके। और बात करें 1950 की, तो इन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किया था। और अगला पॉइंट है 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था 1980 में। 1948 में उन्होंने भारतीय नागरिकता अपनाई थी मदर टेरेसा ने, और उनके बचपन का नाम क्या था? तो अग्नेस गोंझा बोयाजू इनका बचपन का नाम। और फिर अगला पॉइंट है उन्हें गरीबों और अनाथों की सेवा के लिए 1979 में 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1962 में मिला था। एक और यहाँ पर है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तमाम चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अमूमन यहाँ से सवाल एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है। हम सीधे चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए ये सवाल आपको दिख रहा है कि फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, जो इन दिनों ये बहुत ज्यादा खबरों में है, और वास्तव में ये सत्य है। और देखिए हमें
कौन सा सही है ये पहचान करना, तो ये तो सत्य है। दूसरा है कि इस कानून में विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर भी प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। मतलब विद्यालयों में मोबाइल फोन पूर्णतः प्रतिबंधित है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लेकर, तो ये भी कथन सही है। यह कानून लागू होने पर फ्रांस 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। जरा गौर कीजिए, ये जो प्रतिबंध है 15 वर्ष से कम उम्र के, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लेकर, यहाँ 16 लिखा गया है, तो बस इसी पॉइंट के कारण ये जो है ये गलत हो जाएगा। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लेकर के ये प्रतिबंधित किया गया है। और फाइनल आंसर यहाँ पर है विकल्प नंबर ए, यानी कि 1 और 2। और उम्मीद रखिए कि ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं, ये मत सोचिए कि पूछा नहीं जाएगा। फिलहाल ये प्रतिबंध है कि स्कूलों में, विद्यालयों में फोन का उपयोग नहीं होगा। एक और जानकारी हमने यूएई को लेकर अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही दिया था, जरा गौर कीजिए। ये भी न्यूनतम आयु जो निर्धारित किया है 15 वर्ष। इसमें थोड़ा सा जो कानून व्यवस्था है, जो प्रतिबंध है, वो थोड़ा अलग तरीके का है। इसमें अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध है, कंटेंट पोस्ट करने पर प्रतिबंध है, शेयर करने पर प्रतिबंध है और कमेंट करने पर भी प्रतिबंध है। अगर कोई बच्चा माता पिता की परमिशन लेके अकाउंट बनाना चाहता है, फोन चलाना चाहता है, तो वैसी स्थिति में भी परमिशन नहीं मिलेगी। ये प्रतिबंध लगाया किसने? तो ये लगा है यूएई ने। ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है। आइए अगले सवाल पर। 23 जुलाई 2026 को डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस स्वदेशी लंबी दूरी से हवा में मार करने वाले, देखिए सतह से हवा में मार करने वाले, यानी कि सरफेस टू एयर, तो सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण क्या है? तो इसका नाम है कुसा। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर यहां हो जाएगा। मतलब अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है, आप यहां तस्वीर में देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो यहां देखने का प्रयास कीजिए, यह भारत की लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है, जिसे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा यानी कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अब इसे आसान शब्दों में यह समझिए कि यह जो प्रणाली है दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और साथ साथ अन्य हवाई खतरों को ये भांपते हुए बेसिकली लंबी दूरी पर नष्ट करने में सक्षम है। वो मतलब देश को बचाने में, मतलब खास करके एक डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करेगा। जो भी हमला होगा उसे डिटेक्ट करके उसे हवा में ही मार कर गिराएगा। तभी तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ना, यहां देखिए लिखा भी हमने। इस चीज को ध्यान रखिए, नाम क्या है? तो कुसा। अभी हाल ही में इसका परीक्षण कहां से हुआ? तो उड़ीसा तट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। अगला सवाल है 24 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना ने माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत एनएस मालवान को किस नौसैनिक अड्डे पर कमीशन किया है? मतलब किस नौसैनिक अड्डे पर ये मतलब नौसेना में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है एनएस कदम्ब कारवार, जो कर्नाटक में है, यहां पर इस अड्डे पर। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप यहां तस्वीर में देख रहे हैं और वही सारी जानकारी है। इस युद्धपोत का नाम क्या है? तो एनएस मालवान है। और आपको ये ध्यान रखना है, मुख्य अतिथि समारोह के कौन थे? भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, इनका पूरा नाम है अमरप्रीत सिंह। और दोस्तों यहां जो माही श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो ये एनएस मालवान भारतीय सेना के लिए निर्मित हो रहे जो 8 माही श्रेणी के युद्धपोत है, इसमें से दूसरा है। अभी 6 का निर्माण और होना है। और इस युद्धपोत में सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि स्वदेशी तकनीक से यह विकसित हो रहा है। 80% से अधिक जो है स्वदेशी उपकरण और इसमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ये चीज ध्यान रखिए। और अगर हम बात करें माहे श्रेणी में, जो हमने 8 यहां पर बात किया, ये दूसरा तो हो गया एनएस मालवान, लेकिन पहला कौन सा है? तो माहे श्रेणी का पहला युद्धपोत एनएस माहे है, जो 24 नवंबर 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो ये चीजें फिलहाल यहां ध्यान रखिए, ज्यादा हम डीप में जाएंगे नहीं, यहां इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइए अगले सवाल पे, लेकिन उससे पहले जरा ये गौर कीजिए, अभी हाल ही में अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अभी इस संदर्भ में हम आपको इसलिए जानकारी दे रहे हैं क्योंकि आईएनएस सुदर्शनी भारतीय नौसेना का एक सेलिंग प्रशिक्षण पोत है, जो बेसिकली अमेरिका के अभी हाल ही में जो 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इस अवसर पर न्यूयॉर्क की हडसन नदी में आयोजित परेड ऑफ सेल में ये भाग लिया था।
अब ये ध्यान रखिए, सेलिंग प्रशिक्षण पोत है जो अधिकारियों वगैरह को दिया जाता है प्रशिक्षण आदि को लेकर, ट्रेनिंग आदि को लेकर। तो ये चीज ध्यान रखिए, तस्वीर में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर है। और याद रखिएगा, और जो 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया अमेरिका का, इसको लेकर तमाम चीजें एकदम डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ रेगुलर क्लास देखिए, कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। चलिए आइए अगले सवाल पर, लेकिन उससे पूर्व अभी इस समय अगर हम सेना प्रमुखों की बात करते हैं तो जरा गौर कीजिए, अभी नया अपडेट इसमें 2026 को लेकर यह है कि 31वें थल सेना प्रमुख बने हैं धीरज सेठ, 30 जून 2026 को। ये चीज ध्यान रखिए। नौसेना प्रमुख है कृष्णा स्वामीनाथन, और वायुसेना प्रमुख जिन्हें कि एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, तो यह है एपी सिंह यानी कि अमरप्रीत सिंह। और क्रम भी याद आपको रखना है, कौन से क्रम के, है ना। आइए अगले सवाल पर, आते हैं। अगला सवाल है समुद्र प्रदक्षिणा। ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। कथन एक देखिएगा, समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला त्रिसेवा सर्व महिला विश्व परिक्रमा नौकायन अभियान है। जरा गौर कीजिए, दिसंबर में नहीं बल्कि सितंबर में, एक्चुअली इस अभियान की जो शुरुआत है ना 11 सितंबर 2025 को मुंबई से हुई थी। ये चीजें हमने सितंबर में आपको पढ़ाया हुआ था, जरा गौर कीजिए, अगर आप रेगुलर हैं तो आपको मालूम होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो लिखा गया है कि समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला त्रिसेवा सर्व महिला विश्व परिक्रमा नौकायन अभियान है, ये तो बिल्कुल सत्य है। अभी हम डिटेल में और चर्चा करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगा। तो ये अभियान की जो आधिकारिक शुरुआत है 11 सितंबर 2025 को मुंबई से भारतीय सेना के नौकायन पोत जो कि IASB त्रिवेणी पर प्रारंभ हुआ था। मतलब ये खास करके नौकायन पोत से शुरू हुआ जो अब सफलतापूर्वक मुंबई लौट आया है। तो ये भी कथन सही है। अभियान के दौरान दल ने भूमध्य रेखा 2 बार, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 1 बार तथा कैप ल्यूविन और कैप हॉर्न तथा कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो कथन 3 में हमने लिखा है ये भी वास्तविक रूप में सत्य है। तो सभी कथन विकल्प नंबर डी में आप देखने को आपको मिल रहा है, ये यहां पर सही हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले ये याद रखिए, जो शुरुआत 11 सितंबर 2025 को मुंबई से हुआ IASB त्रिवेणी से, जो इसमें खास करके दल में शामिल थी 9 आप यहां पर देख रहे हैं महिला अधिकारियों को जो इसमें शामिल थी, जो एक प्रकार की एक त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा, मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं त्रिसेवा का अर्थ है सेना के तीनों अंगों से, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो इसमें आपको ध्यान रखना लगभग 25,500 समुद्री मील, अगर आप किलोमीटर में देखेंगे तो 47,200 किलोमीटर के आसपास होता है। तो इस दौरान इतनी दूरी तय की है। अब यहां पर पॉइंट आप देखने का प्रयास कीजिएगा कि 314 दिनों का सफर है। अभी रिसेंटली 22 जुलाई को 2026 को, मतलब अभी हाल ही में मुंबई में ये संपन्न हुआ। यहाँ पर ये मैप के भी माध्यम से आपको मैं दिखलाऊंगा, अभी देखिएगा यहाँ पर, है ना। कुछ इस प्रकार से विश्व की परिक्रमा किया है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रारंभ कब हुआ, समापन कब हुआ, तो प्रारंभ 11 सितंबर को, समापन 22 जुलाई 2026 को। 314 दिनों का मिशन था, कितना सफर किया है। और देखिएगा 9 इसमें महिला अधिकारी शामिल थे। सभी देशांतर रेखा को 1 बार पार किया, भूमध्य रेखा को 2 बार, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 1 बार पार किया। और इसमें एक है ड्रेक जल डमरू, ये भी पार किया है, और कैफ हॉर्न्स को भी ये पार किया है। जरा यहाँ गौर करने का प्रयास कीजिए, यहाँ इस वाले पॉइंट पे हमने वही सारी चीजों को आपके बीच लिखा है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये चर्चाएं हम कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि शायद यहाँ से सवाल बन सकता है। तो इन चीजों को ध्यान से देखिए, समझिए, और ये PDF में भी चीजों को आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ये चीजें खबरों में है तो आपके बीच हमने रखा है। आते अगले सवाल पर। रोहित शर्मा को लेकर एक सवाल है। रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान में 138 रनों की पारी खेलकर वनडे में इस मैदान पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। तो बेसिकली ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है, और इसी कारण से इस सवाल को हमने शामिल भी किया। लॉर्ड्स के मैदान पर किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा यह पहला शतक है। हाईएस्ट स्कोर यहां पर सौरव गांगुली का नाम था 90 रनों का, लेकिन पहला शतक आया रोहित शर्मा के बल्ले से 138 रनों का। दूसरा कथन है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे मुकाबले में 110 गेंदों पर ये 138 रनों का रिकॉर्ड बनाया। तो बेसिकली ये बिल्कुल सत्य है। अभी तीसरा कथन देखिएगा, रोहित शर्मा इस पारी के साथ लॉर्ड्स में वनडे में तीसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर
भारतीय के दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे व्यक्तिगत स्कोर में मतलब एक रिकॉर्ड के रूप में है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए एक शब्द प्रयोग हुआ तीसरा सबसे बड़ा, तो ऐसे में यहाँ तीसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर जो लिखा गया नहीं, ये पहला 138 रनों का जो रिकॉर्ड है भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये एकमात्र शख्स है जो शतक लगाए हैं, और शतक के बावजूद भी ये भी आपको ध्यान रखना है 138 रनों की ये पारी थी। तो ओवरऑल मुझे लगता है आप ये समझ चुके हैं, कथन 1 और 2 केवल सत्य है और ये विकल्प नंबर यहाँ पर ए में आपको देखने को मिल रहा है। और वही सारी चीजें यहाँ आपके बीच हमने रखा है। रोहित शर्मा का आप लोग जानते हैं, रोहित शर्मा से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो आपको इन दिनों जानना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि इस बार पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है इसमें कुल मिलाकर आपको अगर देखें 131 पुरस्कार दिखेगा, और 131 पुरस्कारों में से 2 चरणों में पुरस्कारों का वितरण हुआ है। इसमें देखिए बिहार के 3 शख्स को पद्मश्री मिला है, और ये चीजें ऑलरेडी हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। यहाँ तस्वीर के साथ आप देख रहे हैं, ये तीनों बिहार के हैं, और जो पद्मश्री मिला है किस कैटेगरी में मिला है, क्या नाम है, याद रखिएगा। और इससे पहले भी आपको मैंने पढ़ाया था पिछले साल वाले में, लेकिन जरा यहाँ गौर कीजिएगा, पद्मश्री पुरस्कार में अगर चर्चित नाम में देखेंगे ना तो रोहित शर्मा को लेकर जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, रोहित शर्मा का भी नाम है, हरमनप्रीत कौर जो भारतीय महिला क्रिकेटर है इनका भी नाम है। तो मूल बात यहां पर यह है कि रोहित शर्मा को इस बार 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अगले सवाल पर। अच्छा, ये 2025 का है जो भारत को पद्म पुरस्कार बिहार को जो पद्म पुरस्कार मिला, इसकी संख्या 7 था। 2026 में इसकी संख्या महज 3 है। चलिए आइए अगले सवाल पर। अनुराग जैन को 23 जुलाई 2026 को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किया गया। तो ये बिल्कुल सत्य है। अनुराग जैन 1989 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी है, नहीं बिहार कैडर के नहीं है, ये कथन असत्य है। वो अंतरिम सीईओ निधि छिब्बर का स्थान लिए हैं, जिन्हें 24 फरवरी 2026 को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया था। वास्तव में यह कथन बिल्कुल सत्य है। निधि छिब्बर जो अंतरिम सीईओ के तौर पर कार्यरत थे, इन्हीं का स्थान लिया। तो कथन 1 और 3 सही है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर डी में है, यही इसका राइट आंसर होगा। और वही सारी जानकारी यहां आपके बीच में हमने रखा है। और जो यहां बात हम कर रहे थे ना अनुराग जैन को लेकर, खास करके अभी आप देखिए अनुराग जैन 1989 बैच के बिहार कैडर के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी कि आईएएस अधिकारी हैं। अब बात अगर यहाँ पर हम कर रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर, खास करके नीति आयोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी या फिर अदर एग्जाम को लेकर, तो इसमें अध्यक्ष जो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। ये चीज ध्यान रखिए। इससे पहले कौन थे? तो सुमन के बेरी थे। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ की बात करें तो अनुराग जैन अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय भौतिकी, रसायन विज्ञान और जैव विज्ञान एवं गणित मतलब इन सारे विषयों पर जो ओलंपियाड 2026 आयोजित हुआ, भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऐसे तो तमाम सब्जेक्ट को लेकर ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन ओवरऑल सभी को मिलाकर भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें 12 स्वर्ण है और 7 सिल्वर यानी कि 7 रजत है। तो फिलहाल विकल्प नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल में जानकारी हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, हालांकि चीजें पढ़ाया हुआ है, ये चीज आपको वहां देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राष्ट्रीय झंडा दिवस, इसके बारे में कहा गया 22 जुलाई, ये बिल्कुल सत्य है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को, ये भी सत्य है। आयकर दिवस 24 जुलाई को, ये भी सत्य है। ये तीनों सही है। कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई का, देखिए ये भी सत्य है। चारों के चारों सही है। कौन से विकल्प में है? तो विकल्प नंबर डी में सभी युग्म सही है। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन यहां समाप्त होता है और बहुत आनंद आपको आया होगा चीजें जिस प्रकार से मैं आपको बतला रहा हूं। और ये रहा आज के क्लास का सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और जो ऑफर को लेकर मैंने आपको जानकारी दिया, BM50 कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए, तमाम कोर्स और टेस्ट सीरीज में फ्लैट 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।